सरा कल्पना कीजिए, दो महिलाएं हैं। हाँ। और दोनों एक ही अत्याचारी पति की पत्नियां हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। बिल्कुल। और देखिए, जो हमारा ये पितृसत्ता वाला ढांचा है ना, या समाज के जो स्थापित नियम हैं, वो यही कहते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन होना चाहिए। हाँ, स्वाभाविक रूप से लोग यही उम्मीद करते हैं। सही बात है। मतलब संसाधनों के लिए या पति की तवज्जो पाने के लिए और उस घर में बस किसी तरह टिके रहने के लिए उन्हें आपस में लड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही है। हाँ, वो एक दूसरे की दुश्मन बनने के बजाय ना एक दूसरे के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती हैं। यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान करने वाला पहलू है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम खालिद हुसैनी के उस मशहूर और सच कहूं तो बेहद शक्तिशाली उपन्यास अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स के पन्नों से उस जटिल मनोविज्ञान को बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, हम ये समझेंगे कि कैसे आघात और युद्ध नफरत को सबसे गहरी एकजुटता में बदल देते हैं। जिन लोगों ने हुसैनी की किताब द काइट रनर पढ़ी है, वो तो जानते ही हैं कि वो भावनाओं को किस तरह झकझोरते हैं। हाँ, वो मानवीय भावनाओं को बहुत गहराई से पकड़ते हैं। लेकिन ये जो स्रोत सामग्री है ना, ये उस दर्द को एक संस्थागत रूप में हमारे सामने रखती है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। मैं कहूंगा कि इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये सिर्फ अफगानिस्तान के 3 दशकों के युद्ध की कोई साधारण कहानी या त्रासदी का विवरण नहीं है। मतलब ये मानवीय लचीलेपन और सर्वाइवल की उस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का एक बहुत गहरा अध्ययन है। एक ऐसी स्थिति जहां बाहरी परिस्थितियां किसी भी इंसान से उसके सारे विकल्प छीन लेती हैं। कोई चॉइस बचती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज हम सिर्फ कहानी में क्या हुआ उस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन अदृश्य सामाजिक और मानसिक तंत्रों पर बात करेंगे जो इन किरदारों से उनके फैसले करवाते हैं, है ना? राइट, सही कहा। हम ये डिकोड करेंगे कि जब राजनीति और पितृसत्ता दोनों मिलकर एक इंसान को बिल्कुल कोने में धकेल देते हैं, तो सर्वाइवल की वो आदिम प्रवृत्ति कैसे काम करती है। तो इस तंत्र को समझने के लिए ना, मुझे लगता है हमें कहानी के उन 2 ध्रुवों को देखना होगा जो आगे चलकर एक ही बिंदु पर टकराते हैं। बिल्कुल, दोनों किरदारों की पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं मरियम से। देखिए, एक तरफ मरियम है जिसे हेरात शहर में बचपन से ही हरामी या एक अवैध संतान का ठप्पा दे दिया गया। एक बहुत ही भारी शब्द है ये किसी बच्चे के लिए। हाँ, और स्रोत सामग्री के आधार पर अगर हम देखें तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा है जो उसे बचपन से ही ये यकीन दिलाने के लिए बनाया गया है कि उसका वजूद ही एक अपराध है। बिल्कुल। देखिए, जब समाज किसी व्यक्ति को, और खासकर जब किसी छोटे बच्चे को लगातार ये एहसास कराता है कि वो अवांछित है, तो वो व्यक्ति उस अपमान को ना अपने भीतर पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है। वो उसे सच मान लेता है। हाँ। मनोविज्ञान में इसे इंटरनलाइज्ड शेम या आत्मसात की गई शर्म कहते हैं। अच्छा। और इसीलिए जब मरियम की माँ आत्महत्या कर लेती है और उसके बाद उसका अपना अमीर पिता उसे खुद से दूर करने के लिए उसकी शादी करवा देता है एक 40 साल के क्रूर मोची से, रशीद से। हाँ, रशीद से जबरदस्ती शादी करवा देता है। हाँ। तो 15 साल की मरियम कोई विरोध नहीं करती। हाँ, क्योंकि विरोध करने की हिम्मत ही नहीं बची थी उसमें। यही बात है। क्योंकि विरोध करने के लिए जिस आत्मसम्मान और अधिकार बोध की जरूरत होती है ना, वो उसके अंदर कभी पनपने ही नहीं दिया गया। रशीद के लिए वो कोई इंसान नहीं है, वो बस एक वारिस पैदा करने का साधन है। और जब मरियम के लगातार कई गर्भपात होते हैं तो रशीद की नजरों में वो साधन भी बिल्कुल बेकार हो जाता है। मतलब ये कितनी अजीब बात है ना, क्योंकि कहानी में जैसे ही हम दूसरी नायिका की तरफ मुड़ते हैं, हाँ। लैला की तरफ, तो परिदृश्य बिल्कुल ही बदल जाता है। बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। लैला भी उसी काबुल शहर में मरियम की पड़ोसन है, लेकिन वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में जी रही है। उसकी परवरिश बहुत ही उदार माहौल में हुई है। हाँ, उसके पिता एक शिक्षक हैं। बिल्कुल, और वो मानते हैं कि महिलाओं की शिक्षा देश के लिए बहुत जरूरी है। लैला अपने बचपन के दोस्त तारिक से प्यार करती है और एक बहुत ही आधुनिक भविष्य के सपने देख रही है। लेकिन फिर हालात बदलते हैं। बहुत बुरी तरह बदलते हैं। गृह युद्ध की आग भड़कती है और सब कुछ खाक हो जाता है। एक रॉकेट हमले में लैला के माता पिता मारे जाते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। हाँ, और ऊपर से उसे ये झूठी खबर मिलती है कि युद्ध में तारिक भी मारा गया। अब आप सोचिए, 14 साल की लैला बिल्कुल अकेली है और वो तारिक के बच्चे से गर्भवती भी है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। कोई भी नहीं।
खुद को और अपने उस अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए उसके पास उसी क्रूर रशीद से शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। एक बहुत ही भयानक समझौता घेरे में रखा गया जिसे कभी धूप मिली ही नहीं, बहुत ही सटीक उपमा है ये, है ना। और लैला वो पौधा है जो खुली हवा और धूप में पनपा, लेकिन अंत में युद्ध की ताकतों ने दोनों को उखाड़कर एक ही जहरीली मिट्टी में रोपने के लिए मजबूर कर दिया। और जहरीली मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो पौधों को स्वाभाविक रूप से बढ़ने नहीं देती। हाँ, वो उन्हें सड़ा देती है। बिल्कुल, बल्कि उन्हें अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आपस में ही संघर्ष करने पर मजबूर कर देती है। देखिए, रशीद का घर कोई सामान्य घर नहीं है, वो सच कहूं तो एक सर्वाइवल कैंप है। यहाँ विकल्प या जो एजेंसी होती है उसका पूरी तरह से छिन जाना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब लैला की शादी कोई चॉइस नहीं थी? बिल्कुल नहीं। लैला का रशीद से शादी करना कोई सामाजिक समझौता नहीं है, बल्कि ये हताशा में लिया गया एक फैसला है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। हाँ, ये अपने बायोलॉजिकल अस्तित्व को बचाने की एक बहुत ही आदिम पुकार है। युद्ध और जो कट्टर सामाजिक ढांचे होते हैं वो अक्सर औरतों को एक ऐसे कोने में धकेल देते हैं जहां उनके तथाकथित स्वतंत्र फैसले दरअसल मजबूरी के सबसे क्रूर रूप होते हैं। सही बात है। और जब ये दोनों महिलाएं, मतलब एक अंधेरे में पली बड़ी और दूसरी धूप में, एक ही छत के नीचे आती हैं, तो शुरुआत में तो उनके बीच भारी नफरत होती है। हाँ, जो कि बिल्कुल अपेक्षित था। रशीद लैला को अपनी नई युवा पत्नी के रूप में बहुत ज्यादा अहमियत देता है और मरियम को ये लगता है कि लैला उसकी जो थोड़ी बहुत बची खुची जगह थी वो भी छीन रही है। ये एक बहुत ही क्लासिक डायनामिक है। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या ये वही पितृसत्तात्मक संरचना नहीं है जो जानबूझकर महिलाओं को इस सौतन के सांचे में ढालती है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब ये संरचना तो यही चाहती है ना कि वे पुरुष वर्चस्व को चुनौती देने के बजाय बस आपस में ही लड़ती रहे। देखिए, ये सत्ता बना रखने का सबसे पुराना और सबसे कारगर तरीका है विभाजन और नियंत्रण। फूट डालो और राज करो। बिल्कुल। जब किसी भी शोषक वातावरण में संसाधन सीमित होते हैं, चाहे वो संसाधन भोजन हो, घर की सुरक्षा हो या फिर उस अत्याचारी पति की एक पल की दयालुताई क्यों ना हो, तो वहां मौजूद लोग उन संसाधनों के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। रशीद यहाँ बहुत ही रणनीतिक तरीके से काम कर रहा है। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हाँ, वो लैला को ज्यादा तवज्जो देकर मरियम को और नीचा दिखाता है और इस तरह वो अपनी सत्ता बिल्कुल सुरक्षित रखता है। दोनों महिलाएं एक दूसरे से लड़ रही हैं, जबकि उनका असली शोषक आराम से अपनी सत्ता का आनंद ले रहा है। तो फिर ये जो पूरा मनोवैज्ञानिक चक्र है, ये टूटता कैसे है? मतलब ये दोनों जो एक दूसरे की जान की दुश्मन बन सकती थीं, वो अचानक एक दूसरे की ढाल कैसे बन जाती हैं? ये चक्र टूटता है साझा आघात की वजह से, जिसे हम शेयर्ड ट्रॉमा कहते हैं। अच्छा, शेयर्ड ट्रॉमा। हाँ, कहानी में बदलाव का वो सबसे अहम बिंदु तब आता है जब लैला एक बेटी को जन्म देती है, अजीजा को। रशीद को एक बेटा चाहिए था, अपना वारिस, लेकिन जैसे ही बेटी पैदा होती है, रशीद का वो मुखौटा पूरी तरह से उतर जाता है जो उसने लैला को लुभाने के लिए पहना हुआ था। उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। बिल्कुल, वो लैला पर भी उसी क्रूरता से शारीरिक और मानसिक अत्याचार करने लगता है जैसा वो सालों से मरियम पर करता आ रहा था। बाप रे। और जब मरियम देखती है कि रशीद लैला को बेरहमी से पीट रहा है, उसे सच में जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तब मरियम बीच बचाव करती है। समान दर्द और एक ही अत्याचारी के हाथों शोषण, उनके बीच की जो वैचारिक, सामाजिक और उम्र की दीवारें थीं, उन्हें पूरी तरह से गिरा देता है। मतलब अगर मैं इसे ऐसे समझूं कि जब तक लैला को विशेषाधिकार प्राप्त था, तब तक वे दुश्मन थी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। जैसे ही लैला भी उसी नरक के स्तर पर आ गई जहां मरियम दशकों से पड़ी थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि असली दुश्मन वे एक दूसरे की नहीं है। वो व्यवस्था उनका दुश्मन है। हाँ, बल्कि वो आदमी और वो पूरी व्यवस्था उनकी दुश्मन है। मतलब ये ऐसा लगता है जैसे इस आघात ने ना उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग ही बदल दी हो, जहां वे शोषक से दया की भीख मांगने के बजाय एक दूसरे से गठबंधन कर लेती हैं। देखिए, मानव मस्तिष्क ना अत्यधिक आघात या ट्रॉमा के दौरान बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अच्छा। हाँ, अत्यधिक खतरे की स्थिति में दिमाग हमेशा सुरक्षा और गठबंधन खोजता है। जब लैला और मरियम एक दूसरे के घावों को सहलाती हैं या जब वे बैठकर चाय पीते हुए आपस में बातें करती हैं, तो वे सिर्फ एक दूसरे की मदद नहीं कर रही होती, वे दरअसल उस अकेलेपन और उस भयानक अलगाव को तोड़ रही होती हैं जिसे रशीद ने उनके चारों ओर बुना था। एक तरह का मूक विद्रोह। बिल्कुल, ये एकजुटता उनकी ओर से किया गया पहला मूक विद्रोह है। वे सौतन की भूमिका को पूरी तरह से नकार देती हैं और बहनें बन जाती हैं। और फिर एक दूसरे के लिए माँ बेटी जैसी बन जाती हैं। सही कहा। ये सच में ना रोंगटे खड़े कर देने वाला बदलाव है।
वे दोनों उस घर के नरक में एक दूसरे के लिए स्वर्ग बन जाती हैं। हाँ, अंदर उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली। लेकिन ये एकजुटता उन्हें घर के अंदर तो बचाए रखती है, पर बाहर की दुनिया एक बिल्कुल ही अलग स्तर के नरक में बदल रही होती है। अफगानिस्तान का वो सबसे काला दौर। बिल्कुल। काबुल पर तालिबान का कब्जा हो जाता है। स्रोत सामग्री में साफ बताया गया है कि कैसे महिलाओं का घर से अकेले निकलना, काम करना या तक कि जोर से हंसना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। सब कुछ छीन लिया जाता है उनसे। और इस बड़े परिदृश्य को देखकर ना मुझे ऐसा लगता है जैसे रशीद का घर एक छोटे तालिबान राज्य में बदल गया हो। ये बहुत ही शानदार समानांतर है ना? घर के अंदर का रशीद और घर के बाहर का तालिबान, दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अस्तित्व को मिटाकर उन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है। दोनों बिल्कुल एक जैसे ही तो है। देखिए, सत्ता की गतिशीलता हर स्तर पर एक जैसी ही काम करती है, फिर चाहे वो एक पूरा देश हो या फिर एक घर की चारदीवारी। जो तानाशाही राजनीति बाहर सड़कों पर हो रही थी, बिल्कुल वही राजनीति रशीद अपने घर में कर रहा था। दोनों ही व्यवस्थाएं पूरी तरह से सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं, भय पर, डर पर। हाँ। और जब कोई व्यवस्था सिर्फ भय और दमन पर टिकी होती है ना, तो उसे हमेशा अपने पतन का या एक बाहरी खतरे का डर सताता रहता है। वो खुद अंदर से डरे हुए होते हैं। बिल्कुल। रशीद का ये एकाधिकार और उसका ये भ्रम तब पूरी तरह से चरमरा जाता है जब कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार घटित होता है। तारिक वापस लौट आता है। हाँ, तारिक जीवित है। रशीद ने लैला को मानसिक रूप से तोड़ने और उसे शादी के लिए मजबूर करने के लिए तारिक की मौत की एक झूठी कहानी गढ़ी थी। एक बहुत ही क्रूर चाल। और जब तारिक लैला से मिलने आता है और रशीद को इस बात का पता चलता है, तो उसकी प्रतिक्रिया ना सिर्फ गुस्से की नहीं होती, वो किसी पागलपन जैसी होती है। वो पूरी तरह से अपना आपा खो देता है। हाँ, वो लैला का गला घोटकर उसे मार डालने पर उतारू हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक तानाशाह जब अपना नियंत्रण खोता देखता है तो वो अपने सबसे हिंसक रूप में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तारिक की वापसी ना सिर्फ एक पुराने प्रेमी का लौटकर आना नहीं है, तो और क्या है? वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि रशीद ने अपना पूरा साम्राज्य, अपनी पूरी सत्ता एक झूठ के आधार पर खड़ी की थी। बिल्कुल। तानाशाह की असली ताकत उसकी रची गई उस झूठी सच्चाई में होती है। तारिक का वहां मौजूद होना रशीद के उस भ्रम को तोड़ देता है, उसका पर्दाफाश कर देता है। हाँ, जब रशीद को लगता है कि लैला पर उसका नियंत्रण, जो कि उसकी मर्दानगी और सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक था, अब खत्म हो रहा है, तो उसके पास अपनी सत्ता कायम रखने का केवल एक ही तरीका बचता है, हिंसा, पूर्ण विनाश। हाँ। ये जो उसकी हिंसक प्रतिक्रिया है, ये उसकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उसकी गहरी असुरक्षा और उसकी हार का प्रकटीकरण है। और इसी क्षण दशकों से खामोश रहने वाली मरियम के भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़। बिल्कुल, वो महिला जिसने 15 साल की उम्र से सिर्फ गालियां और मार खाई थी, जिसे समाज ने यही सिखाया था कि उसका काम सिर्फ और सिर्फ जुल्म सहना है, वो एक कुल्हाड़ी उठाती और रशीद को मार डालती है। ये कोई योजनाबद्ध हत्या नहीं थी ना, ये तो बस लैला को बचाने के लिए की गई एक हताश कार्रवाई थी। लेकिन इस एक वार से मरियम से रशीद को नहीं मारती, मुझे लगता है वो उन पूरी पितृसत्तात्मक बेड़ियों को तोड़ देती है जो उसे जन्म से पहनाई गई थी। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति जीवन भर ये मानता रहे कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, उसका वजूद ही समाज के लिए एक गाली है, हाँ, वो हरामी होने का ठप्पा। बिल्कुल, और फिर अचानक वो किसी दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए अपने खुद के प्राण दांव पर लगा दे, तो वो दरअसल अपनी खोई हुई इंसानियत को वापस पा रहा होता है। रशीद को मारना मरियम का पहला एक्ट ऑफ एजेंसी था, मतलब अपनी मर्जी से लिया गया फैसला। हाँ, उसने जीवन में पहली बार खुद तय किया कि क्या सही है और क्या गलत। उसने एक शोषक को खत्म करके एक माँ और उसके बच्चों को जीवन दान दिया। लेकिन इस घटना के बाद जो होता है ना, वो कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है। बहुत ही भावुक कर देने वाला पल। रशीद की मौत के बाद वे तीनों, मतलब मरियम, लैला और तारिक, वहां से भाग सकते थे, लेकिन मरियम भागने से साफ मना कर देती है। क्योंकि वो वास्तविकता जानती थी। हाँ, वो जानती है कि अगर वो उनके साथ गईं तो वे कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, वे हमेशा तालिबान से भागते ही रहेंगे। इसलिए वो सारा इल्जाम चुपचाप अपने सिर ले लेती है। एक बहुत बड़ा बलिदान। तालिबान मरियम को गिरफ्तार करता है और एक भरे हुए स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने सरेआम उसे फांसी की सजा दी जाती है।
लेकिन यहाँ ना एक ऐसा विवरण है जो स्रोत सामग्री में बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आता है। वो उसकी मुस्कान? बिल्कुल, फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ते हुए मरियम मुस्कुरा रही होती है। मैं यही सोच रही थी कि एक ऐसा जीवन जिसमें सिर्फ दर्द, अपमान और घुटन लिखी थी, उस जीवन का अंत इतनी शांति से एक मुस्कान के साथ कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुस्कान हार की मुस्कान नहीं है। वो मुस्कान उस गहरे सुकून की है जो उसे ये जानकर मिला है कि वो एक हरामी या एक अनचाही वस्तु के रूप में इस दुनिया से विदा नहीं हो रही है। अरे वाह! वो एक ऐसी महिला के रूप में जा रही है जिसने अथाह प्रेम किया और उस प्रेम की खातिर उसने स्वेच्छा से अपने प्राण न्यौछावर किए। उसने जीवन भर जुल्म सहा, लेकिन अंत में उसने एक थोपे गए जीवन के बजाय अपनी शर्तों पर चुनी गई मौत को गले लगाया। और यहीं आकर किताब का जो शीर्षक है अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स, वो अपने पूरे और बहुत ही गहरे अर्थों में हमारे सामने आता है। वैसे यह शीर्षक मूल रूप से काबुल की सुंदरता पर लिखी गई 17वीं सदी की एक कविता से लिया गया है। हाँ, लेकिन हुसैनी इसे एक रूपक बना देते हैं। बिल्कुल। वे हजारों चमकते सूरज आसमान में नहीं है। वे सूरज दरअसल मरियम और लैला जैसी वो अनगिनत महिलाएं हैं जो इतनी भयंकर क्रूरता और इतने गहरे अंधेरे के बीच भी ना अपने भीतर की ममता, इंसानियत और उम्मीद की रोशनी को बुझने नहीं देती। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। मरियम खुद जलकर लैला के भविष्य को रोशन कर देती है। कहानी के अंत में जब लैला और तारिक आजाद होकर अपनी एक नई शुरुआत करते हैं, तो लैला ये तय करती है कि अगर उसे बेटी हुई तो वो उसका नाम मरियम रखेगी। इस तरह मरियम अपनी मौत के बाद भी लैला के भीतर और उसके भविष्य में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। देखिए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाला आघात या ट्रॉमा नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाला लचीलापन और उम्मीद है। सही कहा। ये कहानी हमें साफ दिखाती है कि संस्थागत क्रूरता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो मानवीय भावना को पूरी तरह से कभी कुचल नहीं सकती। जब भी दमन होता है तो उसका प्रतिरोध किसी ना किसी रूप में जन्म जरूर लेता है, और इस कहानी में वो प्रतिरोध दो औरतों के बीच पनपे गहरे प्रेम के रूप में सामने आया। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि नफरत और जुल्म, चाहे वे कानून या समाज का लबादा ओढ़कर ही क्यों ना आए, अंततः प्यार और एकजुटता की ताकत के सामने बौने साबित होते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या बीते हुए समय की कोई त्रासदी भर नहीं है। आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ, जानकारी की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ हम अक्सर निराशाजनक घटनाओं से घिरे रहते हैं, यह हमें रुककर हमारे अपने इर्द गिर्द मौजूद उन अदृश्य सूरजों को पहचानने का नजरिया देती है जो बिना किसी शोर के शांति से बस दूसरों के लिए अपनी रोशनी और गर्मी लुटा रहे हैं। ये इंसानी सहनशीलता का सच में एक ऐसा पाठ है जो कभी पुराना नहीं पड़ता। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि आज़ादी और अधिकार कोई प्लेट में सजाकर दी जाने वाली वस्तु नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे अक्सर एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकाकर हासिल की जाने वाली अवस्थाएं हैं। मरियम का बलिदान इस बात का प्रतीक है कि सबसे गहरे अंधकार में भी मनुष्य के पास ये चुनने की शक्ति हमेशा होती है कि वो उस अंधकार का सामना कैसे करेगा। तो आज की इस गहरी चर्चा को हम एक ऐसे विचार पर विराम देते हैं जो सीधे तौर पर इस कहानी में लिखा तो नहीं गया है, लेकिन इसके पन्नों से ही उपजा है। वो क्या है? मरियम ने अपना लगभग पूरा जीवन डर, घुटन और दूसरों के आदेशों के साए में बिताया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि मरियम ने असल में जीना ही तब शुरू किया जब उसने लैला को बचाने के लिए मौत को चुनने का अपना स्वतंत्र फैसला लिया? सोचने वाली बात है। हाँ, क्या कभी-कभी अपनी आज़ादी से और अपनी शर्तों पर चुनी गई मौत एक ऐसे जीवन से ज्यादा अर्थपूर्ण होती है जो केवल सांस लेने की मजबूरी बनकर रह गया हो? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। खैर, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए नजरिए के साथ।